तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि वेरियस टेम्परेचर स्केल्स उनकी आपस में क्या रिलेशन है वो भी हमने कल डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने देखा कि केल्विन एक स्केल है, इसी तरह डिग्री सेल्सियस वो भी एक स्केल है, इसी तरह फ़ारेनहाइट हमारे पास एक और स्केल है। ठीक है, तो इनके आपस में क्या रिलेशन है वो हमने कल के लेक्चर में पूरा डिस्कस किया। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो रिलेशन है अगर हमें फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना होगा किसमें, डिग्री सेल्सियस, वो आपके लिए मैंने होमवर्क दी थी, तो इसने वो करेक्ट किया है। तो आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने बोला था आपसे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में अगर मुझे टेम्परेचर दिया हुआ होगा उसका अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा, वो अगर मुझे देखना होगा कि फ़ारेनहाइट में कितना बनता है, मुझे क्या करना है, सिंपली डिग्री सेल्सियस का वैल्यू वो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, उसके बाद डिराइव करूंगा। ठीक है, तो डिराइवेशन के बाद मुझे जो वहां पे आंसर मिलेगा वही मुझे किस में टेम्परेचर होगा, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब अगर मुझे फ़ारेनहाइट में मुझे आगे टेम्परेचर दिया हुआ होगा, अगर मुझे अब वो कंफर्म करना होगा कि ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया हुआ होगा, अगर मुझे वो कन्वर्ट करना होगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे इसको थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। कैसे करना पड़ेगा, ये बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे ही रहेगा, ये 32 है ये इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, 32 जब लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पे ये प्लस है, ये क्या बन जाएगा, -32। उसके बाद ये जो 9/5 है, 9/5 ये जब इस साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिग्री सेल्सियस, ये जब इस साइड में शिफ्ट होगा ये बन जाएगा 5/9। क्या बन जाएगा, 5, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 9/5 है, यहाँ जब इस साइड में शिफ्ट होगा ये बन जाएगा 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सपोज अब अगर डिग्री सेल्सियस में मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है, मुझे डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने दी थी, सपोज मैंने आपको बोला था कि 40 डिग्री सेल्सियस, जब हमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था वो कितना बन रहा था, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहीं पे हम वही टेम्परेचर लेंगे, यहाँ पे हम कौन सा टेम्परेचर लेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर लेंगे, कितना लेंगे, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो कितना आना चाहिए, वो 40 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस आया तो फिर हमारा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है। उसके बाद सिंपल सा मैथमेटिक्स है वो थोड़ा हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कितना है फ़ारेनहाइट का, कितना वैल्यू है, 104 माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। 104 माइनस 32 कितना है, 72 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। 72 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 360। 5 2 10, 5 7 35, 35 प्लस 1 36, कितना बन जाएगा, 360 डिवाइड बाई 9। सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। 360 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 4 36, 0 ऐसे रहेगा, कितना मिला हमें, 40। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बॉइलिंग क्या है, और जो आज का जो टॉपिक है इवापोरेशन, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि बॉइलिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनकी थोड़ा डेफिनेशन हम देखेंगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और मेल्टिंग क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, देखिए बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में
लिक्विड इनटू गैस चेंज। क्या? बॉइलिंग में क्या होता है, जो कोई लिक्विड होता है, गिवन लिक्विड, कोई भी लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जब कन्वर्ट हो जाएगा किस में? गैस में। किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग, इज नोन एज बॉइलिंग, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the given liquid starts converting into gaseous form, ठीक है। सपोज मेरे पास अगर कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, जब मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करूं, इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, जिस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड इसमें है ये स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट होना है किसमें? गैसियस फॉर्म में। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये गिवन लिक्विड, कोई भी लिक्विड, चाहे वाटर हो या और कोई लिक्विड है, ठीक है, चाहे वाटर हो या दूसरा कोई लिक्विड हो, जिस टेम्परेचर पे वो गिवन लिक्विड स्टार्ट हो जाएगी, यानी शुरू हो जाएगा, उसकी बॉइलिंग शुरू होना स्टार्ट होगी, यानी उसकी कन्वर्शन किसमें? कन्वर्शन फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। जब वो कन्वर्शन स्टार्ट होगा, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी गिवन लिक्विड वो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी कन्वर्शन हो जाएगी, किसमें कन्वर्शन हो जाएगी? फ्रॉम लिक्विड टू गैस, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें कोई गिवन सॉलिड कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the given solid starts converting into liquid is known as the melting point, ठीक है। ये डिफरेंस इनकी समझ आई? मेल्टिंग क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि इनकी डिफरेंस क्या है, ठीक है। अलग अलग सॉलिड का, डिफरेंट सॉलिड हमारे पास है, उनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है और उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है। सपोज ये पेन है, ये अलग सॉलिड है, इसी तरह से ये बोर्ड है, ये अलग सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट वो अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी सॉलिड्स है या जितने भी लिक्विड्स है उनका सेम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ आई। आज का जो अब टॉपिक है वो है इवापोरेशन। क्या है? देखिए, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, सराउंडिंग्स में हमारी जो वाटर बॉडीज होती है, क्या होती है? वाटर बॉडी जो सराउंडिंग्स में होती है, क्या होता है कि समर्स में वहां पे क्या होता है, यूजुअली समर्स में वो ज्यादातर देखने को मिलता है, वाटर की लेवल जो है ना वो कम हो जाती है। क्या होती है? कम होती है। इसी तरह से अगर हम अपने कपड़े जब हम उनको धोते हैं उसके बाद ड्राई करने के लिए वो बाहर रखते हैं, यानी सुखाने के लिए हम कहाँ पे रखते हैं? बाहर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सूख जाए, वो ड्राई हो जाए। क्या हो जाए? ड्राई हो जाए, ठीक है। तो हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद जब हम उन कपड़ों को देते हैं, पहले वो क्या थे? वेट थे, क्या थे? गीले थे। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जब हम उसको बाहर रखते हैं सुखाने के लिए तो वो ड्राई हो जाते। क्या हो जाते हैं? ड्राई। क्यों हो जाते हैं वो ड्राई? क्यों वो ड्राई हो जाए, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां पे एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? इवापोरेशन होती है। क्या होती है? इवापोरेशन होती है। इवापोरेशन में होता क्या है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, 2 प्रोसेस है, एक है बॉइलिंग, एक है बॉइलिंग, दूसरी है इवापोरेशन, दूसरी है इवापोरेशन। बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या फर्क है? बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है? यह है बॉइलिंग, इवापोरेशन। 2 प्रोसेस है, एक है बॉइलिंग, दूसरी है
एवापोरेशन। पहले देखेंगे इनकी सिमिलरिटी क्या है, इनकी सिमिलरिटी क्या है। देखिए बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी फेज ट्रांसफॉर्मेशन? फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, फ्रॉम लिक्विड टू गैस और फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है? इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है कि फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वो ये इनकी सिमिलरिटी है। क्या है? सिमिलरिटी। बॉइलिंग में भी यही होता है, इवापोरेशन में भी यही होता है। लेकिन इनकी डिफरेंस क्या है, इनकी डिफरेंस क्या है? देखिए बॉइलिंग जो है ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। क्या होती है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। सपोज अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूं, वाटर जो लिक्विड है इसकी जो बॉइलिंग है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी। क्या होगी? पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या है? कितना है वो टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो इवापोरेशन है इसके लिए जरूरी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि कंडीशंस कैसी होंगी, कंडीशंस कैसी होगी। अभी हम देखेंगे कि फैक्टर जो है जिनसे ये इवापोरेशन इफेक्ट होती है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी जो डिफरेंस जो है, सिमिलरिटी हमने देखी। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग इसमें भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, इसमें भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। इसमें भी लिक्विड बन जाता है, किसमें? किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? गैसियस फॉर्म में। इसमें भी लिक्विड किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? गैसियस फॉर्म में। लेकिन अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो बॉइलिंग है ये वो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस और इट इज अ फिनोमिनन। यूजुअली फिजिकल साइंस में या केमिकल साइंस में हम एक स्पेसिफिक टर्म जिसे हम कहते हैं फिनोमिनन, क्या कहते हैं? फिनोमिनन, यही वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, चाहे प्रोसेस बोलो चाहे फिनोमिनन बोलो, वन एंड द सेम। ठीक है, बॉइलिंग इज द फिनोमिनन, बॉइलिंग इज द फिनोमिनन in which the given liquid converts into gas form at boiling point, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बॉइलिंग वो प्रोसेस है जिसमें कोई गिवन लिक्विड वो कन्वर्ट होता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? गैसियस। लेकिन किस टेम्परेचर पे? बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पे? बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बॉइलिंग इट इज अ फिनोमिनन और इट इज अ प्रोसेस इन विच द गिवन लिक्विड का मतलब हुआ कि कोई भी लिक्विड, यानी अलग अलग जो लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, गिवन लिक्विड मींस कि जो भी लिक्विड आपको दिया जाएगा, सपोज अगर आपको बोला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट इसका मेजर कीजिए, जो भी लिक्विड आपको दिया जाएगा उसी लिक्विड का आप बॉइलिंग पॉइंट देख लोगे। ठीक है, डिफरेंट लिक्विड्स अगर हमारे पास होंगे, सपोज हमारे पास मिल्क है वो भी लिक्विड है, हमारे पास वाटर है वो भी लिक्विड है। लिक्विड वाटर का जो है इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है और जो मिल्क है इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं, डेफिनेशन में कहते हैं बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच द गिवन लिक्विड, जो भी लिक्विड आपको दिया जाएगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आप मेजर कर रहे हो, इन विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड in which the given liquid converts into gaseous form. The given liquid converts into gaseous form at its boiling point. At its boiling point. जो भी इसका boiling point होगा उस boiling point पे जब इसकी conversion हो जाएगी from liquid to gas, उसको हम क्या कहते हैं? Boiling कहते हैं। क्या कहते हैं? Boiling। लेकिन evaporation में क्या होता है? इसमें भी यही प्रोसेस, फेज ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी होती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी होती है। इसमें भी जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, ये इवापोरेशन प्रोसेस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी, लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं। ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी उस लिक्विड को चाहिए, उन मॉलिक्यूल्स को चाहिए, जब वो एनर्जी उनको मिल जाती है तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद या उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वहां पे उस लिक्विड की क्या हो जाती है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन होके इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इवापोरेशन को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द प्रोसेस और इट इज द फिनोमिनन, it is the process or it is the phenomenon in which the given liquid converts into gaseous form at any temperature। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब तक ना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच होगा तब तक बॉइलिंग नहीं होगी, तब तक बॉइलिंग नहीं। लेकिन इसके लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, एट
एनी टेम्परेचर। यानी इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई और लिक्विड होगा जिसका टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 150 डिग्री सेल्सियस, कितना है 150 डिग्री सेल्सियस, ये इस इवापोरेशन प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है। इस किसी भी लिक्विड की इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। इसीलिए डेफिनेशन में हम लिखते हैं इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द गिवन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फॉर्म एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए ये हम पढ़ रहे हैं, इसकी डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग और इवापोरेशन की डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले हमने इसकी देखी सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी क्या थी, इसमें भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और अब उसके बाद हमने क्या देखा, इनकी डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर। बॉइलिंग प्रोसेस होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन इवापोरेशन प्रोसेस होने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। इट कैन हैपन और इट कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, जब हम किसी कंटेनर में क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं, क्या लेते हैं, लिक्विड। सपोज ये बीकर है या और कोई कंटेनर जिसको हम हीट कर सकते हैं। जब मैं नीचे से इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, क्या करता हूं, हीट एनर्जी जब मैं इसको प्रोवाइड करता हूं, इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब तक ना टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तब हम कहते हैं कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट आया। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मैंने आपको जब हम लेटेंट हीट पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको समझाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि मैंने कोई लिक्विड लिया किसी भी कंटेनर में जिसको हम हीट कर सकते हैं। जब मैं उसको हीट कर रहा हूं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ज्यूरिंग बॉइलिंग आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा जो ये इसमें ये वाटर है, ये पूरा आपको डिस्टर्ब लगेगा। क्या लगेगा, डिस्टर्ब। वहां पे थोड़ा वो बबल्स वगैरह उठते हैं, देखा है ना कभी, ठीक है। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, किसी भी लिक्विड को जब हम बॉईल करते हैं, जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं, वहां पे बात तो वो बबलिंग वहां पे हो जाती है। क्या होती है, बबलिंग। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप बॉइलिंग की प्रोसेस जब आप ऑब्जर्व करते हो, वहां पे आपको पूरा जो ये सिस्टम है, पूरा जो सिस्टम जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये आपको पूरा डिस्टर्ब लगेगा। क्या लगेगा, डिस्टर्ब। या सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, इस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब आप देखोगे, सपोज ये कोई वाटर बॉडी है, क्या है, वाटर बॉडी है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड है। या किसी बड़े कंटेनर में अगर आप पानी लोगे, इसको आप नीचे से हीट नहीं करोगे, अब क्या होगा, सराउंडिंग में जो हीट होगी, हीट एनर्जी होगी, ये सिस्टम उसी हीट एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। क्या करेगा, उसी हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके यहां पे क्या होगी, इवापोरेशन की प्रोसेस होगी। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आपको ये पूरा जो ये सिस्टम है, पूरा जो इसमें ये पानी भरा हुआ है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं लगेगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस मीन्स की इसका जो ये ऊपर की जो ये सरफेस है, ऊपर की जो ये सरफेस है, बस यही इन्वॉल्व हो जाते। क्या, यही इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। हीट एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे, ये ऊपर के जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ यही हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इनकी इवापोरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इवापोरेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग क्या है, इट इज ए बल्क प्रोसेस। क्या है, लेकिन ये जो इवापोरेशन है, इसके लिए हम कह सकते हैं इट इज ए सरफेस फिनोमेनन। क्या है, सरफेस फिनोमेनन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ जो मैंने अभी समझाया। देखिए, बल्क प्रोसेस मीन्स की बॉइलिंग में वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। क्या होते हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सरफेस फिनोमेनन का मतलब हुआ, इवापोरेशन वो प्रोसेस है जो सरफेस फिनोमिनल प्रोसेस या सरफेस प्रोसेस है। इसमें कोई भी लिक्विड जो होगा, उसकी जो अपर मोस्ट जो इसका वो सरफेस होगी, वही पार्टिकल्स किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये थी इसकी दूसरी डिफरेंस, बॉइलिंग और इवापोरेशन की दूसरी डिफरेंस। इसी तरह से तीसरी डिफरेंस आप देखिए,
बॉइलिंग में क्या होता है, जब आप किसी चीज को, जब आप किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, वहां पे मैंने अभी आपको दिया, वहां को आपको लग रहा है कि ये जो सिस्टम है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो आपको लग रहा है कि ये पूरा डिस्टर्ब है। क्या है? डिस्टर्ब है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये विगरस प्रोसेस है। क्या है? विगरस प्रोसेस। विगरस। लेकिन जो इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन में मैंने आपको बोला कि इसकी जो ये सरफेस होती है, इसकी जो ये लिक्विड की सरफेस होती है, जो ऊपर मतलब ऊपर की जो सरफेस होती है, सिर्फ वही इन्वॉल्व होती है किस प्रोसेस में? इवापोरेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये शांत प्रोसेस है। क्या है? शांत प्रोसेस है। बाकी का जो ये अमाउंट होता है, ये लिक्विड का अमाउंट होता है, वो इन्वॉल्व नहीं है, वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना भी कंटेनर में लिक्विड होगा वो सारा इन्वॉल्व होगा किस प्रोसेस में? बॉइलिंग प्रोसेस में। लेकिन इवापोरेशन में क्या होगा, जो अपर सरफेस का जो पार्टिकल्स होंगे सिर्फ वही इन्वॉल्व होंगे, नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे, नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है वो शांत से बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग है, इट इज ए विगरस प्रोसेस, इट इज ए विगरस प्रोसेस। लेकिन यहां पे इवापोरेशन के लिए हम कह सकते हैं इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल मीन्स कि शांति के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? शांति के साथ ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, ये थी कुछ सिमिलरिटीज बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच में। ठीक है, इसी तरह से हमने देखी कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? ठीक, अब देखिए ये जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, क्यों हम कहते हैं कि ये सरफेस फिनोमेनन है या ये सरफेस प्रोसेस है। ठीक है, क्यों हम कहते हैं कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, कंटेनर को हमने किससे फिल किया हुआ है? लिक्विड से। किससे? लिक्विड से। यहाँ पे वाटर की एग्जांपल हम लेते हैं। सो कंटेनर को हमने किससे फिल किया है? वाटर से फिल किया है। हम कंटेनर को कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, यानी कंटेनर को नीचे से हम हीट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बॉइलिंग में करते हैं। क्या करते हैं बॉइलिंग में? बॉइलिंग के लिए हमें क्या है, हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा टेम्परेचर। इसीलिए सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है बॉइलिंग के लिए। क्या होता है? उस पे बॉइलिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? बॉइलिंग के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। किस एनर्जी का एक्सटर्नल सोर्स? हीट एनर्जी का एक्सटर्नल सोर्स। किस एनर्जी का? हीट एनर्जी का एक्सटर्नल सोर्स हमें बॉइलिंग के लिए देना पड़ता है। लेकिन ये जो इवापोरेशन है, पहले भी मैंने आपको बोला है कि इसमें क्या होता है, इवापोरेशन में क्या होता है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं। इवापोरेशन की प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं, इसीलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे ये होता है? ये जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग में जो हीट होती है, उसी हीट को यूटिलाइज करके ये प्रोसेस होती है। अब होता क्या है, ये जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था कि ये सरफेस प्रोसेस है। क्या है? सरफेस, यानी सरफेस के जो टॉप मोस्ट सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वही इसमें इन्वॉल्व, उन्हीं की इवापोरेशन होती है, उन्हीं की इवापोरेशन होती है। होता क्या है एक्चुअली, मैंने आपको पहले भी ये समझाया है कि ये जो लिक्विड जो होते हैं, अगर हमें उसकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, अगर हमें लिक्विड को कन्वर्ट करना होगा किसमें? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, हमें उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा? ब्रेक करना, क्योंकि जब तक उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा तब तक वो या तो सॉलिड फॉर्म में रह सकते हैं। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को थोड़ा कम करेंगे, यानी उसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? लिक्विड फॉर्म में। जब हम उसको और कम करेंगे और ब्रेक करेंगे, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अब होता क्या है, ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, इनका जो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एनर्जी है, सॉरी इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जब ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनमें होता क्या है, सपोज ये इसके पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब ये जब इन पार्टिकल्स को उतनी एनर्जी मिलती है, जब इन पार्टिकल्स को उतनी, क्योंकि
सरफेस के ही पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नीचे के जो पार्टिकल्स है वो शांत होते हैं। तो लिक्विड में हमें टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत क्यों होती है जब हम इसकी बॉइलिंग करते हैं? क्योंकि हमें पूरे जितने भी इसमें पार्टिकल है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो ब्रेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स या कम पार्टिकल्स वही प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमें कम एनर्जी लगती है। क्या लगती है? कम एनर्जी। कहां से वो एनर्जी यानी एक्वायर करते हैं? सराउंडिंग से। कहां से? सराउंडिंग से वो एक्वायर हासिल करते हैं, ठीक है। एक्वायर मींस हासिल करते हैं। कहां से करते हैं? सराउंडिंग से, ठीक है। होता क्या है, जब उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ब्रेक हो जाए, नतीजा क्या निकलता है कि वो पार्टिकल्स स्केप आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्केप आउट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद वो कहां चले जाएंगे? वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, यानी उनकी एवापोरेशन हो जाएगी। ये है इसका प्रोसेस, यानी इसका क्या बोलते हैं, इसका मैकेनिज्म जो एवापोरेशन का मैकेनिज्म वो यही है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, जब हम कपड़े धोने के बाद कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद जब हम जाते हैं उनको देखने के लिए, तो वो ड्राई हुए होते हैं। क्या हुए होते हैं? ड्राई। क्यों ड्राई हो जाते हैं? उनमें कौन सी प्रोसेस होती है? इवापोरेशन की प्रोसेस होती है। उनमें बॉइलिंग की प्रोसेस नहीं होती। क्यों? बॉइलिंग के लिए क्या चाहिए हमें? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चाहिए? जितना उस लिक्विड का टेम्परेचर होगा। वाटर की एग्जांपल लेते हैं, कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कल भी मैंने ये आपको समझाया था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह वो कितना होता है। तो ये हम डिटेल में किस में पढ़ेंगे? जब हम बायोलॉजी का यूनिट डिस्कस करेंगे, उसमें पूरा मैकेनिज्म टेम्परेचर पे हमारी बॉडी पे क्या, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये हम किस में डिस्कस करेंगे? बायोलॉजी के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक ये बात समझ आई। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन या स्पीड ऑफ इवापोरेशन, ये किन किन फैक्टर से ये या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, जिससे हम कहते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। यानी किन किन फैक्टर से रेट ऑफ इवापोरेशन या कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। वो फैक्टर्स हमें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने होंगे। सबसे पहला फैक्टर जो है, ये आप मुझे बोलोगे, देखिए मैंने आपको बोला है चाहे बॉइलिंग करनी होगी चाहे इवापोरेशन होगी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए क्या है? सबसे क्या कहते हैं इसको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो क्या है? कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? हीट कहां से मिलेगी? सराउंडिंग से मिलेगा। सपोज ये जो सन है, सन इज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन इज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। अब आप मुझे बोलिए कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं या टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, उससे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होगा, उससे रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज की डिक्रीज? अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी पार्टिकल्स को मिलेगी, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो ब्रेक हो जाएगा, पार्टिकल ज्यादा स्केप आउट हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए समर्स में इवापोरेशन ज्यादा होती है। क्या होती है? समर्स में इवापोरेशन ज्यादा। क्यों होती है? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू विंटर्स। विंटर्स में क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। विंटर्स में आपने देखा होगा जो हमारी सराउंडिंग्स को जो वाटर बॉडीज है वो फ्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्रीज। क्यों फ्रीज हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब उससे भी कम टेम्परेचर हो जाता है, फिर वाटर क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, ठीक है। आपने देखा होगा विंटर्स में जो कश्मीर का जो टेम्परेचर रहता है -3, -4, -6, इवन कि इस साल -9 भी हुआ था। अगर आपने सुना होगा, द्रास का जो टेम्परेचर होता है विंटर्स में -35 डिग्री सेल्सियस। कितना? -35 डिग्री। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां की जो वाटर बॉडीज है वो कितनी फ्रीज
होती होंगी, ठीक है, विंटर्स में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जिससे क्या होता है रेट ऑफ इवापोरेशन, उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं TAMP मींस टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। रेट ऑफ इवापोरेशन होगी इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। रेट ऑफ इवापोरेशन, इसका मैकेनिज्म क्या है? सिंपल सा मैकेनिज्म, टेम्परेचर इंक्रीज करो, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। पार्टिकल्स को जब ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, उससे क्या होगा? उससे ज्यादा पार्टिकल्स, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा, ज्यादा पार्टिकल एस्केप आउट हो जाएंगे, यानी इवापोरेट हो जाएंगे। ये था फर्स्ट फैक्टर, ये था फर्स्ट फैक्टर। इसी तरह से दूसरा फैक्टर जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन या स्पीड ऑफ इवापोरेशन जिससे इफेक्ट होती है, वो है सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया से इवापोरेशन कैसे इंक्रीज होती है, इवापोरेशन कैसे डिक्रीज होती है, इस मैकेनिज्म को हमें समझना होगा। इससे पहले एक सिंपल से एग्जांपल आपने देखा होगा, जो मैं अभी बोल रहा था कि जब हम कपड़े धोते हैं उसके बाद किसके लिए रखते हैं? सूखने के लिए कपड़े रखते हैं, लेकिन हम कैसे रखते हैं? स्प्रेड करके। क्या रखते हैं? स्प्रेड करके, ठीक है ना। हम थोड़े ना ऐसे मतलब वो रिंकलिंग फॉर्म में वो हम नहीं रखते हैं, उनको हम क्या करते हैं? वो स्प्रेड, बाहर रोप लगी हुई होती है या कोई भी चीज, उस पे हम स्प्रेड करते हैं। क्या करते हैं? स्प्रेड। उससे क्या होता है? उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? देखिए, सपोज ये यहां पे रोप है, इस पे मैंने कोई कपड़ा डाला। क्या डाला? कपड़ा। ये सूखने के लिए मैंने यहाँ पे कोई कपड़ा डाला, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, सेपरेट करके रखूं, अगर मैं इसको ऐसे सेपरेट करके रखूं, तो ये जल्दी ड्राई अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ड्राई अप जल्दी होगा। अगर मैं इसको रिंकलेड फॉर्म में रखूं, अगर मैं इसको रिंकलेड फॉर्म में, यानी अगर मैं इसको कंप्रेस करके रखूं, ये जल्दी ड्राई नहीं होगा। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सिंपल है, क्योंकि जब हम इसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सपोज हो जाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सपोज हो जाएंगे। सपोज ये पेन है, ये पेन है, इस पेन पे ज्यादा एनर्जी पड़ेगी, हीट एनर्जी पड़ेगी या लाइट एनर्जी पड़ेगी, या इस बोर्ड पे ज्यादा पड़ेगी? किस पे पड़ेगी? बोर्ड पे। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पेन। ये केस यहाँ पे भी है। जब आप कपड़े को स्प्रेड करके जब आप सुखाने के लिए रखते हो, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पार्टिकल्स, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सपोज। किसके लिए एक्सपोज होते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस के लिए एक्सपोज, यानी ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी इस पे पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी इस पे पड़ेगी। अगर आप इसको ऐसे रखोगे, यानी रिंकल करके रखोगे, तो कुछ पार्टिकल जो है उन पे हीट एनर्जी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब उन पे हीट एनर्जी नहीं पड़ेगी, तो नतीजा क्या निकलेगा? रेट ऑफ इवापोरेशन वो कम होगी, वो कम होगी, ठीक है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर आप सरफेस एरिया को कम करोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगी। सपोज एक और एग्जांपल, आप एक गिलास में पानी लोगे। क्या लोगे? गिलास में पानी लोगे। इसी तरह से आप एक बड़ा जो टब होता है उसमें पानी लोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन किस में ज्यादा होगी? टब में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टब की जो ऊपर की सरफेस है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गिलास, ठीक है। गिलास में कम पार्टिकल्स पे क्या हीट एनर्जी पड़ेगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन ये जो टब है ये ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज हो जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। उसी से क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करो, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगी। सरफेस एरिया डिक्रीज करो, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगी। एक और एग्जांपल, अगर आप गिलास में पानी लोगे, उतना ही वही पानी अगर आप किस में पोर करोगे? प्लेट में पोर करोगे, गिलास में ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगी या प्लेट में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगी? किस में ज्यादा होगी? प्लेट में। क्यों प्लेट में ज्यादा होगी? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सपोज हो जाएंगे और ज्यादा हीट एनर्जी उस पे पड़ेगी, ठीक है। ये था दूसरा। क्या था दूसरा फैक्टर जिसे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होती है? इफेक्ट होती है, ठीक है, या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या है?
ह्यूमिडिटी जिसे हम उर्दू में नमी कहते हैं, क्या कहते हैं, नमी। आपने सुना होगा रेडियो पे या टेलीविजन पे आपने सुना होगा, तो या आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, वहां पे लिखा होता है कि ह्यूमिडिटी कितना, ह्यूमिडिटी आज दिन की ह्यूमिडिटी कितनी थी, आज दिन की ह्यूमिडिटी कितनी थी। या अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो या किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, आप बोलते वहां का क्लाइमेट वो ह्यूमिड है, क्या है, ह्यूमिड। मतलब क्या है, पहले हमें देखना है कि ये टर्म जो ह्यूमिडिटी है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air, present in the air, the amount of water vapor present in the air is called humidity, is called humidity। कितने वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे एयर में, हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अगर कम वाटर वेपर्स इस एयर में होंगे, हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो एयर है इसके एक लिमिटेड या इसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, क्या होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। क्या कैपेसिटी होती है कि इन वाटर वेपर्स को होल्ड करेंगे, इन वाटर वेपर्स को होल्ड करेंगे। सपोज ये अगर बोतल है, इस बोतल की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 1 लीटर, कितनी है, 1 लीटर। जब मैं इसमें पानी पोर करूं, मैं इसमें पानी डाल रहा हूं 10 ml, 15 ml, 20, 30, 100, 900, जब 1000 ml इसमें पानी जाएगा, यानी जब 1 लीटर पानी इसमें जाएगा, उसके बाद फिर से अगर आप इसमें पानी डालोगे, वो पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, वो पानी नीचे गिरेगा, वो पानी नीचे गिरेगा, यानी वो पानी इसमें अकोमोडेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 1 लीटर, कितनी है, 1 लीटर। इसी तरह से ये जो एयर है इसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की, किसकी होल्ड करने की, सपोज मैं 50 kg वेट जो है मैं वो उठा सकता हूं, कितना केजी, 50 kg। लेकिन जब मैं 70 kg उठाने की कोशिश करता हूं तो मैं उसको होल्ड नहीं कर सकता, मैं उसको होल्ड नहीं, मैं नीचे गिर जाऊंगा, क्या, नीचे गिर जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर जो है ना, इसकी भी एक कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी है, वाटर वेपर को होल्ड करने, वाटर वेपर को होल्ड करने की, ठीक है। जब ज्यादा वाटर वेपर, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा जब वाटर वेपर उसमें जाएगा, वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, यानी ये सपोज ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहां पे कोई वाटर बॉडी है। अब ये जो एयर है इसमें ऑलरेडी वाटर वेपर है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर है, ठीक है। अब और वाटर वेपर इसमें नहीं जा सकता, और वाटर वेपर इसमें नहीं, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका, ह्यूमिडिटी का। जब ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल कॉज डिक्रीज इन इवापोरेशन, ठीक है। इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स ऊपर चले जाएंगे, कहां पे, एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, ठीक है। लेकिन जब ऑलरेडी वहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तब जाके क्या होता है, ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होगी, यानी वाटर वेपर्स इसमें कम हो जाएंगे, इसमें कम हो जाए, तो अब यहाँ पे नए वाटर वेपर्स वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं the effect of humidity on the evaporation process is that increase in humidity will cause decrease in evaporation, decrease in humidity will cause increase in evaporation। जहां पे देखा था टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन विल डिक्रीज। इसी तरह से सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज। If we decrease the surface area, rate of evaporation will decrease. But here it is opposite. It is opposite. If there is increase in humidity, then there will be decrease in evaporation. And if there is decrease in humidity, there will be increase in evaporation. Mechanism क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर जो है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड, विंड स्पीड या स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। इससे भी क्या होता है, इससे भी रेट ऑफ इवापोरेशन या तो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है। कब इंक्रीज हो जाएगी, कब डिक्रीज हो जाएगी, ये अभी देखने। लेकिन विंड से क्या होता है, विंड से क्या होता है, सपोज विंड क्या है, विंड क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड
विंड, ठीक है। जब एयर फ्लो कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, फ्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं विंड। क्या कहते हैं? विंड। कभी ये एयर ये जो है ये फास्ट स्पीड से फ्लो कर रहा है, कभी स्लो स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा एयर का फ्लो होगा, उतना ज्यादा एयर का फ्लो होगा, उतना हम बोलते हैं कि विंड की स्पीड ज्यादा है, विंड की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। जितना फ्लो कम होगा एयर का, जितना फ्लो कम होगा, हम कहते हैं इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड कम है, ठीक है। अब अगर विंड चल रहा है, विंड ब्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रहा है, ठीक है। विंड जब ब्लो कर रहा है उससे क्या होगा, अगर उसकी स्पीड ज्यादा, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, ये जो वाटर वेपर्स जो यहाँ पे एयर में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। सपोज अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, मैं यहाँ से स्पीड में आऊंगा, मैं यहाँ से स्पीड में आके उसको पुश करूंगा, वो क्या होगा, अपनी जगह से वो मूव करके पीछे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। सपोज यहाँ पे 3 बंदे बैठे हैं या 2 बंदे बैठे हैं, मैं उसको बोल रहा है कि जब मैं उसको पुश करूंगा तुम इसकी जगह लेना। जब तक मैं उसको पुश करके उसको डिस्प्लेस करूंगा अपनी जगह से, तब तक दूसरा पर्सन जो है वो उसकी जगह नहीं ले सकता है, ठीक है। जब मैं उसको पुश करूंगा, ठीक है, उसको पुश करने से क्या होगा, वो पीछे चला जाएगा, तभी जाके यहाँ पे दूसरा पर्सन जो यहाँ पे खड़ा था, जो वेट कर रहा था, वो उसकी जगह ले सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, ठीक है। जब विंड ब्लो कर रहा होता है, ठीक है, सपोज ये विंड ब्लो कर रहा है, स्पीड से विंड ब्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, वाटर वेपर जो एयर में होते हैं ये इनको डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, यानी अपनी जगह से इनको हटा लेगा, ठीक है। जब इनको अपनी जगह से हटा लेगा, वहां भी जगह खाली हो जाएगी। जगह जब खाली हो जाएगी, नए वेपर्स इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। विंड की स्पीड अगर कम होगी तो ये जो वाटर वेपर्स है वो डिस्प्लेस नहीं होंगे। जब वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, इवापोरेशन थोड़ा कम होगी, ठीक है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, विंड की स्पीड इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड विल कॉज increase in the rate of evaporation, decrease in the wind speed will cause decrease in the evaporation, ठीक है। ये था factors affecting rate of evaporation, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, जब हमारी बॉडी की स्वेटिंग होती है, क्या होती है? स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने के बाद क्या होता है कि हमें थोड़ा कोल्ड फील हो रहा है। क्या हो रहा है? कोल्ड, यानी कूलनेस फील हो रही है, ठीक है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, समर्स में ये होता है, समर्स में हमें पसीना ज्यादा आता है। क्या आता है? पसीना ज्यादा। ये अगर हमें पसीना समर्स में नहीं आता तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन नेचर ने एक मैकेनिज्म रखा है, हमें क्या होता है, हमें स्वेटनिंग होती है। क्या होती है? स्वेटनिंग होने से क्या होता है, स्वेटनिंग होने से हमें हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डिक्रीज होता है, वो थोड़ा कम होता है, तो हमें ठंडी महसूस होती है। क्या होती है? ठंडी फील होती है, ठीक है, ठंडी फील होती है, ठीक। कैसा मैकेनिज्म क्या है उसके पीछे, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन क्या है? कूलिंग इफेक्ट ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन से हमें कैसे कूल फील हो रहा है, ठीक है, ये हमें देखना है। मैंने क्या बोला, सपोज ये हमारी बॉडी है, हमें यहां पे स्वेटनिंग हुई। क्या हुई? स्वेटनिंग। स्वेट क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। पसीना क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। अब होता क्या है, अब जब हमें पसीना, सपोज मेरी बॉडी पे यहाँ पे पसीना आया, अब क्या होगा, अब इसको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। कहां से मिलेगी? हीट एनर्जी या तो इसको सराउंडिंग से मिलेगी या मेरी बॉडी में से मिल सकते हैं, ठीक है। मेरी बॉडी भी इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी, सराउंडिंग से भी इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब जब ये मेरी बॉडी की हीट एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, मेरी बॉडी की हीट एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, उससे क्या होगा, उससे ये जो पसीना है ये अभी लिक्विड फॉर्म में था, जब इसको हीट एनर्जी मिल जाती है, सराउंडिंग से भी मिल जाती है, मेरी बॉडी से भी मिल जाती है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाएंगे, वो स्केप आउट हो जाएगा, मेरी बॉडी से स्केप आउट होगा। किस फॉर्म में? वेटर फॉर्म में। तो मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पे कूल फ्री होगा। क्या होगा? कूल, यानी ठंडा फील होगा। क्यों ठंडा फील होगा? क्योंकि इसने मेरी बॉडी की एनर्जी निकाली। क्या निकाली? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। मेरी बॉडी की हीट एनर्जी जब बाहर निकलती है तभी जाके मुझे क्या लगता है, मुझे ठंडा फील होता है, ठीक है। यही इसका मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म है, पसीना आया,
टेम्परेचर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से मुझे पसीना आया। जब मुझे पसीना आया, अब इस पसीने की क्या होगी, इसकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्या होगी? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होगी फेज ट्रांसफॉर्मेशन? इसके लिए उसको क्या चाहिए, इसको हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी कहां से मिलेगी? या तो सराउंडिंग से मिल सकती है या तो मेरी बॉडी से मिल सकती है। सपोज इसने मेरी बॉडी की हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके, इसको इस्तेमाल करके अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एस्केप आउट होगा। ब्रेक करने के बाद एस्केप आउट हुआ। उससे क्या होगा? उससे जब मेरी बॉडी की हीट एनर्जी वो किस में यूज होती है, वो किसके लिए वो किस में यूज होती है? वो यूज होती है इवापोरेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। किसमें? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इस लिक्विड पसीने को किस में कन्वर्ट करने के लिए? वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। उससे क्या होगा? उससे जब मेरी बॉडी की हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी, मुझे तभी फील होता है। क्या फील होता है? कैसा फील होता है? ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, ये था इसका कूलिंग इफेक्ट। ये था इसका कूलिंग इफेक्ट। कल हम 2-3 और एग्जांपल्स इसके देख लेंगे, इसका और क्या इफेक्ट है, इस इवापोरेशन के और क्या इफेक्ट्स है। तो वीडियो थोड़ा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर ये अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम इसको 10-15 मिनट में हम इसको कल वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो 2-3 लेक्चर्स है तो आप उनको भी वॉच कर सकते हो, वो ऑलरेडी अपलोड हुए हैं। तो ये आज 3rd लेक्चर था, तो कल इसका फाइनल होगा, इस चैप्टर का फाइनल लेक्चर होगा। अभी 9th और 11th का बैच चल रहा है और 5th जून से 10th और 12th के बैच स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।